ज़्यादा मुझे लगता है कि स्किल्स आपके अंदर जो है ना वो ज़्यादा आपको कामयाबी की तरफ ले जा सकते हैं। स्टडी ना करने के पीछे भी एक रीजन है और क्रिकेट को कंटिन्यू ना करने के पीछे भी एक रीजन है। तो ये ट्रक अड्डा नाम ही क्यों पड़ा और ये पंजाबी है? बिजनेस चलाने के लिए आपको कहीं भी पैसे की जरूरत नहीं होती। मैं समझता हूँ कि आपका कोई भी बिजनेस है, आपको उसके ऊपर टाइम देना पड़ता है। डेली वहां से फोन करके वो मंगवाया करते थे। मैनू तेरा नाम भी नहीं लेना आता तो मैं मंगवाना कितना है। अस्सलामुअलैकुम, पीएनवाई ट्रेनिंग्स के प्रोग्राम हम और आप विद पीएनवाई के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सानिया इसहाक। नाज़रीन, आप लोग देख रहे होंगे कि मेरा जो आज का प्रोग्राम है वो पिछले प्रोग्राम से काफी ज्यादा हटके है। पहले जो प्रोग्राम होता है वो हम स्टूडियो में करते हैं, लेकिन जो आज का प्रोग्राम है वो हम एक रेस्टोरेंट में कर रहे हैं। रेस्टोरेंट में करने की एक वजह है क्योंकि आज हम इंटरव्यू कर रहे हैं रेस्टोरेंट के मालिक का। हम कौन से रेस्टोरेंट में मौजूद हैं ये बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो इनके सीईओ हैं उनको ये आइडिया किस तरह आया और उन्होंने ये आइडिया ला के मतलब मुख्तलिफ आप दीवारें देख सकते हैं, बहुत ज्यादा रंग बिरंगी और खूबसूरत दीवारें नजर आ रही हैं। और इनको ये आइडिया किस तरह आया, ये बिजनेस, इस बिजनेस में वो आए किस तरह से, हम मार्केट में किस तरह आ सकते हैं, कितने पैसों की जरूरत होती है, ये सब जानेंगे ट्रक अड्डा रेस्टोरेंट का नाम है। ट्रक अड्डा रेस्टोरेंट के मालिक एहसन अली से उनसे पूछेंगे मजे मजे के सवालात और उनसे खाना भी खाएंगे, ये सब भी आपको दिखाएंगे। लेकिन जो सबसे ज्यादा मजे की बात मुझे लगी वो ये है कि इन्होंने जो पंजाबी की लाइनें लिखी हुई हैं जो मेरे सामने लिखी हुई है उनमें ये है कि हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का रोस्ट। हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का टक तो सुना था, लेकिन ये रोस्ट के पीछे क्या कहानी है और ये खूबसूरत जो इनको वो देखो मस्तानी जा रही है और इस तरह के खूबसूरत से जो मुहावरे हैं इनको कहाँ से मिले, किस तरह आइडिया आया, ये सब जानते हैं एहसन अली से। तो चलिए मेरे साथ। जी तो नाज़रीन, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारे साथ एहसन अली साहब मौजूद हैं, तो बिना कोई वेट करवाए आपको उनकी तरफ ले जाते हैं। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए कैसे मैं हैं? बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच। और उसके बाद ये बताइए कि आपकी स्टोरी क्या है? जो ऑफ द रिकॉर्ड आप बता रहे थे नहीं कि क्या वो पहले स्टोरी पे आते हैं, उसके बाद हम इंटरव्यू का बाकायदा आगाज करते हैं। नहीं, स्टोरी मेरी ऐसा तो खास नहीं है, वैसे इंटरेस्टिंग है, मुझे इंटरेस्टिंग लगी है। लेकिन ये है कि मैं स्किल्स पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ और स्टडी से ज़्यादा मुझे लगता है कि स्किल्स आपके अंदर जो है ना वो ज़्यादा आपको कामयाबी की तरफ लेके जा सकते हैं। नो डाउट कि स्टडी भी किसी पॉइंट पे बिल्कुल आपको ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल भी कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं करूँगा, घर बैठ जाऊँ, लेकिन हाँ, लेकिन स्टडी भी जरूरी है, लेकिन मुझे ये लगता है कि स्किल्स ज्यादा जरूरी है। स्किल ज्यादा जरूरी है, स्किल्स ज्यादा जो जरूरी है। पाए जाते हैं। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि प्रोफेशनल क्रिकेटर भी हैं, तो क्रिकेट के चक्कर में इन्होंने अपनी स्टडी को छोड़ा और अब माशाल्लाह एक बहुत अच्छा सेटअप जो है वो चला रहे हैं। आपको सेटअप का विजिट भी कराएंगे, लेकिन उससे पहले इनकी क्रिकेट वाली जो स्टोरी है वो सुन लेते हैं। जी सर, बताइए। कुछ इतनी खास नहीं है, अब तो काफी पुरानी स्टोरी है वो। कितने साल पुरानी है? ऑलमोस्ट कोई 15 साल। 15 साल पुरानी? जी। तो मेरा पहला टूर जो पाकिस्तान की तरफ से था एज अ जूनियर टीम वो 2006 में था। वो इंडिया का हमारा एक टूर था। तो प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने की कोशिश की, लेकिन समहाउ किसी रीजन की वजह से उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया। ओके, स्टडी ना करने के पीछे भी एक रीजन है और क्रिकेट को कंटिन्यू ना करने के पीछे भी एक रीजन है। सही है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। तो मतलब पर्सनल इशू नहीं, पर्सनल इशू कोई नहीं है, तो डिस्कस करें ना। डिस्कस यही है कि जो एक्चुअली पाकिस्तान में हर जगह पे पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा होती है, तो इसी तरह इस फील्ड में भी, हर फील्ड में हर आपकी लेग पुलिंग जो है ना वो बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए आपने सोचा कि मैं खुद ही सीईओ बन जाता हूँ और आपने एक बहुत ही खूबसूरत सेटअप का आगाज किया। अच्छा, ये बताइए कि मैं काफी दफा आपने भी सुना होगा कि मैंने इंट्रो में भी इस सेटअप को बहुत खूबसूरत कहा। इस सेटअप ने मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया, इम्प्रेस किया। इसके पीछे क्या वजह है कि आपको ये आइडिया ही क्यों आया? लाइक पंजाबी हुसन मेरा क्लाशनकोव सोना माशूक होवे ते हाथ विच बंदूक होवे, ये कैसे आया ये क्रिएटिव सा आइडिया? क्रिएट आइडियाज भी ये मुझे भी नहीं पता, बस काम यहाँ पे स्टार्ट किया। जब मैंने काम स्टार्ट किया था तब मुझे कुछ नहीं पता था, ये भी इवन नहीं पता था कि इसका नाम क्या रखूंगा। तो वो बस जैसे जैसे कुछ दोस्त मिलते गए, उन्होंने कुछ आइडिया दिए, कुछ अपना आइडिया
जेन आपको कुछ सोते किया। सोते हुए ख्याल आया कि हाँ ये सोचना चाहिए, ये होना चाहिए? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और बस आहिस्ता आहिस्ता ये मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं आके कि ये किसने डिज़ाइन किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई डिज़ाइनर हायर नहीं किया, इसकी एक एक चीज़ एक एक दीवार मैंने खुद से, कुछ दोस्त थे साथ, कुछ आ जाते थे आइडियाज दे देते थे, कुछ मैं अपने आइडियाज इस्तेमाल कर खुद ही लेता था। पेंट करवाई है, खुद ही आई? हाँ जी सब कुछ अच्छा, खुद ये ही। पंजाबी का ही क्यों आया कि पंजाबी ऊपर लिखवानी है और पंजाबी के? हाँ क्योंकि आपके रेस्टोरेंट का नाम भी ट्रक अड्डा है, तो ये ट्रक अड्डा नाम ही क्यों पड़ा और ये पंजाबी, ये दोनों एक्चुअली मैं इससे पहले मैं यूएई में एक जॉब कर रहा था और पिछले 10-12 साल से वहाँ पे था। तो मैंने जो एक चीज़ मैंने देखी है पाकिस्तान वापस आके कि यहाँ पे अपने कल्चर को और अपनी जुबान को भी इवन लोग एम्बेरस फील करते हैं। ऐसे ही। इवन के कुछ लोगों को मैंने ये भी देखा है कि वो लोग इंग्लिश बोलने में तो प्राउड फील करते हैं लेकिन पंजाबी बोलने में उनको एम्बेरसिंग होती है। ऐसे ही है। तो इंटरव्यू में पंजाबी भी ले जाए अब? मैं कर सकना कोई मुश्किल मैं भी कर सकती हूँ, मुझे कोई मसला नहीं। अच्छा, तो एक सवाल फिर पंजाबी में, एक या दो सवाल पंजाबी में कर लेते हैं ताकि आप भी कंफर्टेबल हो जाए, मैं भी कंफर्टेबल। मैं वैसे पंजाबी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कभी शुद्ध उर्दू वाली बंदी नहीं हूँ। अच्छा ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ? बहुत ज़रूरी है जी। पाकिस्तानी च मेरा ख्याल है कि फूड इंडस्ट्री ਨੂੰ एज ए एंटरटेनमेंट लिता जाता ਏਦਾਂ ਹੀ और लेट्स सपोज कि अगर 4 दोस्त किधरे भी बैठते हैं कि यार कोई प्लान है तो सब तो पहला क्वेश्चन है यार चलो यार खाना कितने खाना। ऐसा ठीक है, इस तो अलावा कोई एंटरटेनमेंट है ही नहीं पाकिस्तानी। ऐसे ही है, दोनों इकट्ठे बैठे यार खाना ही खा लेते हैं, एग्जैक्टली। फोन करते हैं किसी को यार खाना ही Exactly. खा लेते हैं। तो वो इसको सारा आइडिया भी यही था कि यार जब एक कस्टमर जब आए तो उसको एक अपना एक कल्चर फील हो, ऐसे ही एक चीज जो उसको अपनाइयत फील हो। अब माहौल भी। मैंने जो यहाँ पे सराउंडिंग में जितने भी विजिट किए थे कैफेज या रेस्टोरेंट, हर बंदा करना चाह रहा है कि यार मतलब कोई अच्छे से लैंप्स लग जाएं, कुछ मतलब ऐसी डेकोरेशन जो है ना वो अपने कल्चर की तरफ तो वो जाते spot ही है। नहीं है। तो वो जी वो इस कैफे को थोड़ा सा कॉपी कर लें, फलाना कैफे ऐसा है, बाहर से आया है, ये है वो है। अपना कल्चर क्यों नहीं कर सकते हम? अगर आप इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में ये ट्रक आर्ट को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। इवन के वहां पे कुछ मैंने लोग ऐसे भी देखे हैं जिन्होंने अपनी गाड़ियों पे अपनी बाइक पे ट्रक आर्ट कराया, और मैं ये गोरों की बात कर रहा हूँ वाकई में जी। और हम लोग अपना कल्चर छोड़ चुके हैं। हमारे अंदर एक चीज आ गई ना कि हम अच्छे नहीं लगेंगे, Exactly. हम पंजाबी लगेंगे, हम पेंडे लगेंगे, Exactly. तो असल बात होती है। अच्छा, इसके बाद ये बताइए कि एक बिजनेस जो सक्सेसफुल बिजनेस होता है उसमें हमारा जो एक्सपेंस निकाल के प्रॉफिट एवरेज कितनी होती है? अगर मैं फूड बिजनेस की बात करूं तो इसमें लोगों का एक बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है कि वो लोग सोचते हैं कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट है। आप सारे अपने एक्सपेंस बीट करने के बाद आई थिंक 25% और इवन 30%। 25%, 30% और अच्छा गुजारा लगता जी है, एम्प्लॉयज की सैलरीज निकाल। एग्जैक्टली। अच्छा, किचन में कितने मसाइल होते हैं? किचन में, हाँ किचन में बहुत ज्यादा एक्चुअली सफाई का खास सफाई का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। इवन कि आप रिलैक्स नहीं हो सकते। अब जैसे हमारा ओपन किचन है, लाइव किचन है, तो आप इस किचन में रिलैक्स नहीं हो सकते क्योंकि सामने कस्टमर बैठा है और आपने जहाँ पे कोई गलती की वो आपको सामने से देख रहा है और वो फौरन उसको पॉइंट आउट कर देता है। ऐसे ही है। तो उसके लिए तो बहुत ज्यादा, आपके लिए तो ज्यादा ही कोई हाँ उसके लिए बहुत ज्यादा। और इवन अगर आप फास्ट फूड पे काम कर रहे हैं ना, बर्गर सैंडविचेस, तो उसको साफ रखना बड़ा आसान काम है। लेकिन जब आप अपनी देसी कुजीन में, पाकिस्तानी कुजीन में काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको सफाई का ख्याल रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए आपको वेजीज भी काटनी है और वो बहुत सारी चीजें, चिकन काटना, ये वो सारी चीजें तो आपको वो बहुत सारा ज्यादा मामला जो है खराब होने हाँ, को होते हैं, उसके exactly. साथ बचाना पड़ता है, बचाना ताकि पड़ता customer है, जो बिल्कुल। वो नाराज भी ना हो, कस्टमर को ये बैड व्यू भी ना जाए। एग्जैक्टली। अच्छा, इसके साथ साथ ये बताइएगा कि अपनी फूड क्वालिटी को, अपने टेस्ट को मेंटेन रखने के लिए क्या करना पड़ता है? हाँ, फूड क्वालिटी को बेसिकली इंग्रेडिएंट्स पे जाता है कि आप इंग्रेडिएंट्स कितनी अच्छी क्वालिटी के यूज़ करते हैं।
उसमें आपको जो इंग्रेडिएंट्स आप डे वन से यूज कर रहे हैं अच्छी क्वालिटी को, आपको उन्हीं को यूज करना। तो ऐसा नहीं है कि आप थोड़े से पैसे बचाने के लिए आप क्वालिटी जैसे नीचे करेंगे तो आपका टेस्ट भी वहाँ पे इंग्रेडिएंट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। Obviously. आपका जो शेफ होता है obviously शेफ भी होता है, और वैसे भी मैं मेरे शेफ भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं खुद से जो है उनको कोई 2-4 चीज़ें जो हमारी स्पेशलिटी हैं वो बेसिकली मैंने खुद से उनको दी हैं, रेसिपीज दी हैं। अच्छा जी आपको खुद कुकिंग आती है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, ये भी है आपके अंदर जो है छुपे रुस्तम लगते हैं चेहरे से भी आप। नहीं, मेरा ये मानना है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी काम, नोट के रेस्टोरेंट, आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपको किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, रिलाय नहीं कि वो आपको कहीं फॉर एग्जांपल कोई भी आप कुछ शेफ है या कोई भी आपको कहे कि जी मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे? आपने यहाँ इतने पैसे लगा, बंद तो नहीं कर देंगे। ऐसे ही है। तो आप में इतनी तो होनी चाहिए कि कुछ ना कुछ होना हाँ, आपको खुद से पता होना चाहिए, और आपको पता होगा तभी आप चीजें देख सकेंगे। चीजें देख सकते हैं। तो ये एक आपको लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अच्छा, अक्सर हमारे जहन में ये बात आती है कि भाई हम वहाँ पे जाके देसी फूड खा रहे हैं और पता नहीं टेस्ट कैसा होगा, तो कस्टमर को बिलीव लेवल जो है, जो फर्स्ट टाइम आता है उसका बिलीव लेवल किस तरह आप जो है वो अप करते हैं? इसमें ये तो बिलीव लेवल तो स्पेशली पाकिस्तान में, जब आप पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि और स्पेशली लाहौर में फूड इंडस्ट्री और में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, ऐसे ही और कस्टमर को बिलीव देना कि जी हमारी प्रोडक्ट अच्छी है, वो तब तक नहीं हो पाता जब तक हम उसे वो हमारा खाना या उसको टेस्ट ना करे। तो उसके लिए हम अक्सर ऐसा भी करते हैं कि लेट्स सपोज कि हमने अगर कोई अपनी नई डिश या कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करवानी है, तो जो रैंडमली कस्टमर हमारे पास आते हैं तो उनको हम लोग उसके पोर्शंस ट्राई करवाते हैं, उनसे रिव्यूज लेते हैं। तो कभी ऐसा कुछ हुआ है कि वो खा के चले जाते हैं? हाँ, नहीं, पोर्शन जो हम देते हैं उसके तो हम चार्ज भी नहीं करते, तो वही खा के चले जाते हैं। हाँ, उसमें ऐसा भी होता है। अच्छा जी, तो जो मेरा बेसिक एक सवाल है वो ये है कि ये 4 बजे के बाद ओपन होने वाली क्या कहानी है? क्योंकि बेसिक होता है कि खाना जो दोपहर का होता है वो सुबह होता है, तो इसको तो 12 बजे भी खुलना चाहिए। एक्चुअली डिपेंड करता है कि आप किस मार्केट को टारगेट कर रहे हैं। अब हमारा कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि हम लोग यहाँ पे फैमिलीज का आना और उनका बैठना, खाना खाना, और रात को हमारे पास यहाँ पे लाइव सिंगिंग होती है। तो वो एक अब फैमिली ऑब्वियसली हर बंदा अपने काम से रात को 7-8 बजे घर जाके उसके बाद ही बाहर निकलता है और आता है। जो आप दिन वाली बात कह रहे हैं वो ज्यादातर कैप्चर उसकी टारगेट मार्केट है ऑफिसेस। तो ऑफिस टाइमिंग में मुझे लगता है कि लोग देसी फूड को बहुत ज्यादा अवॉइड करते हैं, क्योंकि टाइम नहीं होता। ऑफिस में ज्यादा से ज्यादा ब्रेक मेरा ख्याल है शायद 1 घंटे से पहले की नहीं, एक घंटे से ज्यादा की नहीं होती, आधा घंटा 45 मिनट्स इतनी चलती है। तो उस 45 मिनट्स में या 30 मिनट्स में पाकिस्तानी फूड को जाके खाना और उसको, वो बड़ा एक डिफिकल्ट काम है, इतना टाइम नहीं होता। आप ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करते? हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर भी अगर करें तो उसमें भी हमारा मेकिंग टाइम किसी भी लेट्स सपोज के एक ऑर्डर आता है उसका, हाँ, उसका मेकिंग टाइम 25 मिनट्स है। अब 25 मिनट्स के लिए ऑफिस वाला वेट करना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये भी होता है। लाहौर में तो बैठे हुए कोई भी कहीं भी ऑर्डर कर देता है, तो फिर जाने आने में मसाइल होता है। लाहौर की ट्रैफिक तो बहुत ही ज्यादा है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि एक रेस्टोरेंट के लिए फूड कह रही हूँ, जगह का होना कितना जरूरी है, कितनी मायने रखती है? क्योंकि लाइक हम एड्स में जाते हैं तो होता है कि हमने फला मार्केट को टारगेट करना है, फला ऑडियंस को टारगेट करना है, तो रेस्टोरेंट के लिए हम क्या ऑडियंस देखते हैं, क्या जगह देखते हैं, और उसके बाद अपनी फूड का तयन करते हैं? मेरा ये मानना है कि अगर आपका फूड और एम्बियंस अच्छा है तो जगह मैटर नहीं करती। जगह मैटर नहीं करती, ये मेरा एक अपना एक पर्सनल ओपिनियन है। तो मुझे लगता है कि अब मैं खुद भी कई ऐसी जगहों पे जाता हूँ अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ खाना खाने, जहाँ पे शायद बहुत बड़ा मुश्किल है वहाँ तक पहुँचना, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे इसलिए जाते हैं कि उनका खाना अच्छा है।
लेकिन चूंकि नया सेटअप है, आपके सेटअप को कितना अर्सा हो गया? मुझे अभी 2 माह हुए हैं 2 यहाँ। माह हो गए माशाल्लाह। और कैसा चल रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। अच्छा, अल्लाह ताला की ज़ात की शुक्र अदा करने से। लेकिन आपको नहीं लगता कि एक नए सेटअप को करने के लिए मार्केट करना पड़ता है, फिर लोगों को बुलाना पड़ता है? तो अगर रोड पे हो, लोगों के आते जाते की नज़र पड़े तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। वो भी चीज़ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन स्टिल के डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे काम करने जा रहे हैं। लेवल इम्पोर्टेंट। ऑब्वियसली मतलब अब आप अगर जैसे ये मैंने सेटअप बनाया है, इस सेटअप को मैं किसी गली में या किसी जगह पे नहीं बना सकता। नहीं बना सकते क्योंकि ओपन है। ओपन एयर है और किसी मतलब किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत सारा कोई तंग रोड हो या कोई रश एरिया हो जहाँ पे कस्टमर का पहुंचना बहुत मुश्किल हो, तो वहाँ पे ऑब्वियसली मैं इस तरह का सेटअप नहीं बना सकता। तो ये चीज डिपेंड करती है कि आप किस लेवल पे काम करना चाह रहे हैं। आपने जब ये काम स्टार्ट किया था तो कितने पैसे, कितना कॉस्ट आई थी? इस पे ऑलमोस्ट टोटल कॉस्ट जो है वो हमारी तकरीबन 3 मिलियन तक आई है। 3 मिलियन तक? 30 लाख तक। ओके, मतलब इतना खर्चा आ जाता है। और क्या उसे कहते हैं, हमारे जो एम्प्लॉइज होते हैं उनको डाल के एवरीथिंग बेसिकली रेस्टोरेंट की किचन के इक्विपमेंट्स जो हैं वो काफी एक्सपेंसिव होते हैं। तो इन चीज़ों को डाल के 30 लाख तक हम स्टार्ट ऑलमोस्ट। करते हैं। अच्छा, हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं, उसके साथ साथ हम आपकी किचन का विजिट भी करते हैं। लेकिन मुझे बताइएगा कि हमारे आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो आए हैं घर बैठे हैं, जिनकी एजुकेशन जो है वो पूरी नहीं है, उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे कि मतलब वो कितने से स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस को? इन्वेस्ट भी अगर उन्होंने करना है तो किस तरह कर सकते हैं? क्योंकि जो एक बिजनेस चला रहा होता है उसको ज़्यादा आइडिया होता है। मेरा ये मानना है कि बिजनेस चलाने के लिए आपको कहीं भी पैसे की जरूरत नहीं होती, आपको आइडिया चाहिए होता आइडिया सही है। है। बिल्कुल, तो आइडिया होगा तो पैसे नहीं होंगे तो क्या होगा? डजंट मैटर। अगर मैं ये ना करूं, खुदा ना खास्ता ही किसी वजह से अगर क्लैश करता है तो मुझे कोई मसला नहीं है कि मैं बाहर एक रेडी लगा दूंगा, क्योंकि एक जो काम का पैशन होता है वो कभी भी आपको पैसा उसको नहीं रोक सकता। मेरा ये मानना है। मैं अभी इवन के यहाँ पे मेरे पास कई लोग आते हैं, आके मुझे कहते हैं कि यार अब कई दोस्त भी ऐसे हैं जो कहते हैं कि मेरे पास ये जगह है, यहाँ पे आओ, काम करते हैं, पैसे मैं देता हूँ ये। तो ये सारी चीजें कभी भी मैटर नहीं करती, आपके आइडियाज मैटर करते हैं। बारिश में भागना भी तो पड़ता होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे पास ये शेड है, ये जैसी बारिश आती है इसको हम लोग ओपन करते हैं, कवर हो जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सही। अच्छा, हमारे ऑडियंस को यही मशवरा है कि पैसों की जरूरत नहीं होती, आइडिया की जरूरत होती है। काम इंसान कहीं भी शुरू कर सकता है। तो अच्छा सर, ये बताइए कि आपकी सक्सेस स्टोरी क्या है? स्टार्ट से आ जाए। आपने बताया कि आपने इस तरह स्टार्ट किया, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? कि जहाँ से मिली वो पॉइंट क्या था? आपको जैसे मैंने आइडिया आना इट्स नॉट अ जॉब ना, तो हमें सोचना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है, और हम पहले क्या थे अब क्या है, इस चीज को सारा देखना पड़ता है। एक्चुअली मैं लास्ट फरवरी में आई थिंक 1 साल पहले पाकिस्तान आया था। उससे पहले मैं पिछले 8-10 साल से यूएई में था, और मैं यूएई में एक बहुत अच्छी जॉब कर रहा था, और इधर से ज्यादा कमा रहे थे? बहुत ज़्यादा और अल्लाह ताला ने एक बड़ी अच्छी जॉब, इवन के मल्टीनेशनल कंपनी थी, और मोर देन 200 एम्प्लॉयज थे, और अल्हम्दुलिल्लाह आई फील प्राउड कि वहाँ पे मैं अकेला पाकिस्तानी था, और अदरवाइज वो पाकिस्तानी हाइड नहीं करते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ पे ज्वाइनिंग दी, काम किया। मसला ये था कि एक सेटिस्फेक्शन नहीं थी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं आई थी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भी नहीं आई थी। कुछ भी नहीं किया मैंने आज तक, ना कोई कोर्स किया है, ना मैंने कुछ भी नहीं किया। किसी क्लास में नहीं गए? फर्स्ट ईयर के बाद कहीं भी स्कूल? नहीं, मैं फर्स्ट ईयर के बाद कभी किसी यूनिवर्सिटी में, किसी और जगह पे कहीं नहीं गया। ओके। तो ये मैं ये समझता हूँ कि शायद अल्लाह ताला की एक देन होती है। क्या अल्लाह ताला
आप जिस तरह जैसे जैसे जिस सोसाइटी में बैठते हैं, आप डिपेंड करता है कि आपके अंदर पिक करने की क्या क्वालिटी है, क्वालिटी क्या तो आप उसको कैसे पिक करते हैं। पॉजिटिवली पिक करेंगे तो ऑब्वियसली वो आपको एक ग्रोम करेगा आपको हर लिहाज से। तो वो मैं बल्कि वहाँ पे बड़ी अच्छी जॉब कर रहा था, और मेरी जॉब का जो एक डेजिग्नेशन था या सिनेरियो था, वो भी एक बड़ा टिपिकल कह लें आप उसको, या एक बड़ा डिफरेंट था। मैं बेसिकली उस कंपनी के लिए, कंपनी की और गवर्नमेंट के दरमियान में जितने भी लीगल मामला होते थे उनको मैं हैंडल करता था। तो वो काइंड ऑफ सोलिसिटर आप जिसे कह सकते हैं, वो वैसी जॉब थी। नहीं, इस बेसिकली मुझे शौक था ये कुकिंग का और ये सारी चीज़ों का। ये भी खुद से सीखी थी। खुद से सीखी थी। यूट्यूब तो खैर अभी मार्केट में आया, लेकिन आज से 10 साल पहले भी या 15 साल पहले भी मैं अपनी वालदा के संडे वाले दिन अक्सर मैं घर में खुद से कुकिंग किया करता था। अच्छा, तो बीवी बच्चों के लिए? हाँ, अब भी उनके लिए भी बनाता हूँ ऑब्वियसली। तो वो मुझे एक शौक था। उस जॉब के साथ साथ मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया था पाकिस्तान में। वो भी एक हाउस ऑफ टी के नाम से एक कैफे था, लेकिन वो मेरे यहाँ पे ना होने की वजह से मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया, क्योंकि ऑब्वियसली मैं ये समझता हूँ कि आपका कोई भी बिजनेस है, आपको उसके ऊपर टाइम देना पड़ता है। तो मैं यूएई में था, यहाँ पे वो पीछे उसको मैं सही तरह से नहीं मेंटेन करने वाला था। तो लास्ट फरवरी में मैंने डिसीजन लिया कि मैं वापस पाकिस्तान जाऊँगा। मैंने अपनी जॉब वगैरह सब कुछ वहाँ से पैकअप किया, अपनी बच्चे को अपनी बीवी को सबको पैकअप करवाया। अच्छा, बच्चे भी उधर ले गए थे? जी, सब मेरे साथ थे, पिछले 5-7 साल से वहीं पे थे। और मेरी बेटी वहाँ पे स्कूल गोइंग थी, तो वहाँ से उधर से इधर लाने में बड़ा मसला हो जाता है। वो ऑब्वियसली वो एक बड़ा हार्ड डिसीजन था, क्योंकि आपको पूरी अपनी लाइफ चेंज करनी पड़ती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के वो पाकिस्तान आके उसके बाद भी फरवरी में मैं पाकिस्तान आया, और ठीक आई थिंक 20 दिन के बाद कोविड की वजह से लॉकडाउन हो गया। और वो उसके बाद भी एक 8 माह पर ये एक स्ट्रगल ऑब्वियसली। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे हार्ड हुआ होता तो शायद मैं वापस चला गया होता। अच्छा, जिंदगी का खूबसूरत सा वाकया सुना दीजिए। जिंदगी का खूबसूरत वाकया तो शायद तो वही था, अभी तक याद हो या याद हो और बड़ा एंजॉय करते हो जब भी याद आता, बचपन का या अभी का। मेरी जिंदगी का जो खूबसूरत वाकयात है शायद वो मेरी क्रिकेट से जुड़े हैं। क्रिकेट से जुड़े? बिल्कुल ऐसे ही है। और वो टाइम जो मैंने गुजारा है, मुझे लगता है कि वो मेरी जिंदगी का बड़ा बेस्ट टाइम था। कोई एक पॉइंट जो मतलब कोई बात हो जो अभी भी याद आती है, मुंह पे स्माइल आ जाती है? बहुत सारी हैं, लेकिन ये है कि हम लोग आपस में मजाक और वो सारी चीज़ें, बच्चे थे हम लोग और चीज़ों का पता नहीं था। इवन के पाकिस्तान से बाहर चले गए और कुछ भी नहीं पता था। 17-18 साल उम्र थी, और साथ कुछ ऐसे दोस्त भी थे जो थोड़े से किसी बैक एरिया से थे, तो उनको बिल्कुल भी नहीं पता था कुछ भी, तो उनको काफी तंग करते थे। इस तरह की चीजें काफी उनके। एक शरारत बता दीजिए। शरारत मुझे एक ये याद है कि हमारा जो रूम था, रात को अपनी प्रैक्टिस से या मैच से जब लोग वापस आते थे, तो खाने के बाद हम लोग में हमारा एक दोस्त था बड़ा अच्छा, नाम मुझे याद अभी भी, जामिन। वो उसको बिल्कुल भी मतलब उसको पढ़ना भी नहीं आता था। हम लोग उसके रूम में जाके, तो उस टाइम पे वहाँ पे एक दूध का डिब्बा आया करता था, बॉर्नवीटा उसका नाम था। अच्छा। हम उसके रूम में जाके वो डेली वहाँ से फोन करके वो मंगवाया करते थे। तो अब मैनेजमेंट के पास एंड ऑफ द टूर जब एक बिल गए कि आपके ये बिल्स हैं, तो उन्होंने उनसे पूछा, यार ये रूम नंबर याद नहीं हो सका, ये किसका रूम है? उन्होंने कहा जी कि ये जामिन का रूम है। उन्होंने बुलाया जामिन को, पूछा कि जी आप ये डेली ये 3-3, 4-4 डिब्बे क्यों मंगवाते रहे? उन्होंने कहा ये क्या है? उन्होंने कहा क्या ये बॉर्नवीटा क्यों मंगवाते रहे हो तुम?
तो यार मैनू तो ਇਹਦਾ नाम भी नहीं लेना आता, तो मैं मंगवाना कितों है। तो मतलब इस तरह के बहुत सारे किस्से और सारी चीजें। मैंने तो इतना नाम ही नहीं आता, मैं मंगवाना की था। इट्स अ बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है। इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम का एहतमाम करेंगे और इसी तरह की मजीद इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।